हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म, इन हिंदी युक्ति वाक्य या न्याय चक्र। स्टूडेंट, जब सिलोजिज्म चैप्टर की आप बात करोगे तो सबसे पहले समझो कि सिलोजिज्म है क्या। तो सिलोजिज्म इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। सिलोजिज्म क्या है? यह एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या है? तो ये गुणों के आधार पर एक तुलना है। तो स्टूडेंट, जब गुणों के आधार पर हम लोग किसी दो कैरेक्टर का तुलना करेंगे, मान लो कोई भी दो आदमी है, एक आदमी एक्स है, एक आदमी वाई है, और हमको एक्स और वाई के गुणों की तुलना करनी है, तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इस तुलना को करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं। तीन तरीके से हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि x का सारा गुण y में है, हम ऐसे कहेंगे ऑल x आर y। ये इस तरह का सिचुएशन हो गया। मान लो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ये जो x है उसके पास कुछ गुण है, y के पास और भी बहुत सारा गुण है, लेकिन x का जितना भी गुण है वो y में है। जैसे सपोज करो x के पास हम मान लिए दो गुण है कि x बहुत अच्छा मैथ्स जानता है, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, और x बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। अब y क्या है? तो y का गुण है कि y बायोलॉजी बहुत अच्छा जानता है, y मैथ्स भी बहुत अच्छा जानता है, y खो खो बहुत अच्छा खेलता है, और y क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। अब हम अगर x के गुणों को y में ढूंढें तो x के पास दो ही गुण है, मैथ्स अच्छा जानता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है। y के पास मैथ्स भी है और क्रिकेट भी है, और भी चीजें हैं, लेकिन x का सारा गुण y में है। इसका जो नेचुरल कन्वर्जन होगा, इसको अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि सम y आर x। कहता ये हम नहीं कह सकते कि सारा का सारा y जो है वो x है, क्योंकि y बायो भी अच्छा जानता है लेकिन x नहीं जानता है, y खो खो भी खेलता है लेकिन x नहीं खेलता है, लेकिन y में जो गुण है मैथ्स जानने की और क्रिकेट खेलने की वो x के पास भी है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि इफ ऑल x आर y देन सम y मस्ट आर x। तो क्या कहेंगे? अगर x का सारा गुण y में है तो कम से कम y का कुछ गुण x में जरूर है। तो एक तो ये पहला कंपैरिजन हो गया, जब किसी एक कैरेक्टर का सारा गुण दूसरे कैरेक्टर में हो तो हम उसे ऑल टर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का एक दूसरा तरीका स्टूडेंट हो सकता है कि हम ये बोलें कि x का कुछ गुण y में है। हम क्या बोलें? एक दूसरा टर्म हम लोग लेते हैं कि सम x आर y। कहता है इस तरह का फिगर बनाते हैं, ये x है और ये y है, x का कुछ गुण y में है। कहता है थोड़ा और इसको डिटेल करते हैं। कहता है जैसे मान लो x मैथ्स अच्छा जानता है, x क्रिकेट अच्छा खेलता है, y के पास क्या है? वो बायो अच्छा जानता है, y मैथ्स भी अच्छा जानता है, y खो खो भी अच्छा खेलता है, और y हॉकी अच्छा खेलता है। अब स्टूडेंट क्या है, जब x के गुण को हम y में ढूंढने जाएंगे तो x के पास दो गुण है कि x मैथ्स अच्छा जानता है और x क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो x के मैथ्स की जानकारी तो y के पास भी है, लेकिन x का जो क्रिकेट का क्वालिटी है, क्रिकेट खेलने की जो जानकारी है वो y के पास नहीं है। तो अब यहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि x का सारा गुण y में है, तो हम क्या कहेंगे? x का कुछ गुण y में है। कहते ठीक है, अगर x का कुछ गुण y में है तो y का भी तो कुछ गुण x में है। ठीक है, y की तरह x बायो नहीं जानता है, y की तरह x खो खो नहीं खेलता है, हॉकी नहीं खेलता है, लेकिन मैथ्स तो जानता है। तो कहता है सम का भी जो नेचुरल कन्वर्जन है वह सम ही होता है। इसको भी क्या कहेंगे? सम y आर x। ध्यान रखना, ऑल का भी कन्वर्जन क्या था? सम था। बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सम का भी कन्वर्जन क्या है? सम है। और तुलना करने का एक तीसरा और अंतिम तरीका
जब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तुलना करेंगे तो यह हो सकता है कि x का कोई भी गुण y में नहीं है। हम ऐसे कह देंगे नो x इज y, कहता ये सेपरेट बन जाएगा, x इधर y इधर। कहता ये क्या हुआ, कहता है मान लो x मैथ्स अच्छा जानता है, x क्रिकेट अच्छा जानता है खेलना, y बायो बहुत अच्छा जानता है और y खो खो अच्छा खेलता है। तो कहता है यहां क्या है, x का गुण y में ढूंढे तो नहीं मिला, तो जब x का कोई गुण आपको y में नहीं मिल रहा है तो y का गुण भी आपको x में नहीं मिलेगा, तो आप इसका कन्वर्जन क्या कर देंगे कि नो y इज x। तो ये तीन चीजें स्टूडेंट दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले तो ये बैठाओ कि सिलोजिज्म होता क्या है। सिलोजिज्म हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सीधा ऑल सम नो करना शुरू कर देते हैं, हम क्वेश्चंस के वैरायटी में चले जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि सिलोजिज्म इज अ चैप्टर इन विच वी कंपेराइज द टू थिंग्स, टू कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यह जो युक्ति वाक्य है, यह जो न्याय चक्र है, इसमें हम किन्हीं दो वस्तुओं का, दो कैरेक्टर्स का, उनके गुणों के आधार पर तुलना करते हैं। तो जब गुण के आधार पर हम तुलना करेंगे, जब प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कंपेयर करेंगे, तो तीन ही बात हो सकती है कि एक आदमी का एक कैरेक्टर का सारा गुण दूसरे में होगा, एक आदमी एक कैरेक्टर का कुछ गुण दूसरे में होगा, या एक आदमी एक कैरेक्टर का कोई भी गुण दूसरे में नहीं होगा। इसी को हम लोगों ने ऑल सम और नो से कंपेराइज किया। जैसे कोडेड इनइक्वालिटी साइज के बेसिस पर कंपैरिजन था। कंपैरिजन का टोटल 3 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। पहला कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि आपको मैंने पढ़ाया है पूर्व में, उसमें क्या था, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जब साइज के बेसिस पर कंपेयर करते थे तो कैसे हम बोलते थे कि लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, 3 सिंबल वहां भी था। और ये कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो ये हो जाएगा ऑल सम नो। और कंपैरिजन का एक और ग्रुप कंपैरिजन में पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड रैंकिंग, आगे चल करके वह यूनिट भी हम लोग समझेंगे। तो इस 3 चीज को आप दिमाग में रख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सिलोजिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ एक मार्केट का संक्रमित चैप्टर भी है। संक्रमित चैप्टर इसलिए कि इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं आंसर्स को लेकर के। एक ही क्वेश्चंस का 4 मैगजीन में 4 बुक में आंसर देखो, वो अलग अलग तरीके के दे देते हैं। स्टूडेंट, इसका एक कारण है जिसको कि आगे हम लोग समझेंगे। अब वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, ये जो आंसर डिफर होता है उसका क्या कारण है। लेकिन आप बस ईमानदारी से, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। ये समझो पूरे 5 मार्क्स की आपकी गारंटी है। एक बार ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका सिलोजिज्म कभी गलत नहीं होगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिलोजिज्म के प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। सिलोजिज्म एक बार आप नियंत्रित कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप देंगे, 5 मार्क्स का प्रश्न तो यहां से लगभग पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको इसको बिल्कुल बारीकी से सीखनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की जो सिलोजिज्म का प्रश्न होता है, सिलोजिज्म के प्रश्न को हम लोग 2 कैटेगरीज में कर लेंगे। एक पहला कैटेगरी क्या होता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या होती है, तो कहता है संभावना आधारित प्रश्न। तो पहला वैरायटी सिलोजिज्म का हो गया पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, संभावना आधारित प्रश्न। और दूसरा वैरायटी क्या हो गया, श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन। निश्चितता आधारित प्रश्न। आप आराम से कंसेप्ट को समझो। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है कि ये क्या होता है पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन और क्या होता है श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन, क्या दोनों अलग अलग होता है। कहता है देखो, 2 अलग अलग वैरायटी जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अलग अलग प्रश्न में आए। एक ही प्रश्न का कोई कंक्लूजन आपको पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन का दे सकता है और कोई कंक्लूजन श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन का दे सकता है। कहता है इसलिए यहां पर क्या होगा, इसको बेटर समझने के लिए हम आपको एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन लिख करके दिखा देते हैं कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन कैसा होता है। इस तरह से एक स्टेटमेंट हिंदी में एक कथन देता है
जो कि जो ऑल, सम और नो का आपको कंपैरिजन बतलाए, उसी 3 कंपैरिजन का यूज करके एक स्टेटमेंट दे देगा। जैसे मान लो इस तरह से दे दिया कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी इज डी, सम सी आर ई। कुछ स्टेटमेंट दे दिया और इसी पर फिर आपको कुछ कंक्लूजन दे दिया जाएगा। जैसे मान लो एक कंक्लूजन आपको दे दिया कि सम बी आर ई। एक दूसरा कंक्लूजन दे दिया कि सम ए आर डी। जैसे तीसरा कंक्लूजन दे दिया कि सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। और एक चौथा कंक्लूजन दे दिया कि सम ई आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया स्टूडेंट। अभी हमको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हम ये समझाना आपको सिर्फ चाह रहे हैं कि एक ही प्रश्न में स्टेटमेंट के बाद पहला और दूसरा कंक्लूजन जो है वो श्योरिटी का है और तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी का है। कहता है कैसे समझा आपने कि पहला और दूसरा श्योरिटी का कंक्लूजन है, 1 नंबर और 2 नंबर, और 3 नंबर और 4 नंबर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कहता है पॉसिबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें मे लगा होता है, कैन लगा होता है, या लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी लगा होता है। इससे आप समझ लेंगे कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी में लिखा होता है संभावना पर आधारित। हालांकि अभी हम इंग्लिश में प्रश्न लिख रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी में रहेगा तो लिखा रहेगा संभावना पर आधारित, या संभावित है, यह भी लिखेगा संभावना है। इस तरह के मिलते जुलते टर्म्स रहते हैं। तो जब भी संभावना शब्द का प्रयोग होगा तो आप समझेंगे यह क्या है, पॉसिबिलिटी है। और श्योरिटी में क्या होता है, नॉर्मल इजार होता है, या हिंदी में सीधा है की बात होती है। तो हम समझते क्या है, श्योरिटी का क्वेश्चन है। जैसे पहला में क्या है, सम बी आर, सम ए आर, तो हम समझ गए श्योरिटी है। तीसरा चौथा में क्या है, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो समझ गए पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको ये समझ होनी चाहिए, आगे जब हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस सिलोजिज्म को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए एक सोशल मैरिज सिस्टम का एक स्टोरी समझते हैं। स्टूडेंट, इस सोशल मैरिज सिस्टम के एग्जाम्पल में हम जो भी आपको उदाहरण देंगे, इसका किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे निजी विचारों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है कि हम आपको सिलोजिज्म चैप्टर को अच्छे से समझा पाएं। तो सोशल मैरिज सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है कि जब हमारे समाज में कोई भी फादर या कोई भी बड़ा भाई अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करने की सोचता है तो वह लड़का ढूंढता है। तो वह लड़का कैसे ढूंढेगा? अब ऐसे तो ढूंढ नहीं सकता, जैसे शहरों में बैचलर्स फ्लैट ढूंढते हैं, रूम ढूंढते हैं, किसी का भी डोरबेल बजाते हैं और पूछ देते हैं आंटी रूम खाली है क्या। तो पेरेंट्स कैसे लड़के को ढूंढें, तो इसके लिए हमारे समाज में कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है। जैसे पेरेंट्स अमूमन 95% केस में अपने कास्ट में शादी करते हैं, तो वो लड़का ढूंढेंगे तो अपनी कास्ट में ढूंढेंगे। जैसे पेरेंट्स का एक बजट होता है, बजट के बेसिस पर वो तय करते हैं कि लड़का सिविल सर्विसेज का होगा, कि लड़का डॉक्टर होगा, लड़का इंजीनियर होगा, या लड़का फार्मर खाते पीते घर का होगा, किस तरह का लड़का होगा। तो अपनी क्षमताओं और परिस्थिति के अनुसार वो मन में एक लड़के का खाका तैयार करते हैं कि इस तरह का लड़का होना चाहिए, और फिर अपने जो भी सगे संबंधी होते हैं अपने सर्कल में इस बात की चर्चा कर देते हैं। कहा जाता है हमारे समाज में एक लड़की के शादी में उसके पिता की हो सकता है कई जोड़े जूते घिस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, कई जगहों पे जाना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है,
हर पेरेंट्स अपने अनुसार अपना बेस्ट करना चाहता है, उनके पाल्या या उनकी बच्ची के पूरे लाइफ का सवाल है, तो अपने स्तर से जो भी उनका सामर्थ्य है वो अच्छा करना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि एक लड़की के पेरेंट्स में बिल्कुल भी ईगो नहीं होता। जब उनको अच्छे घर भर की तलाश होती है तो वो किसी के भी घर चले जाते हैं, बशर्ते कि वहां जो उनका रिक्वायरमेंट्स है, जैसे उन्होंने दिमाग में सेट कर लिया है कि उनको डॉक्टर लड़का चाहिए, अगर कास्ट भी उन्होंने सेट किया है कि इस कास्ट में चाहिए, और थोड़ा बहुत होता है कि जो एज लड़की का इतना है तो उसके अनुसार लड़के का एज इतना होना चाहिए, तो ये सब उनको अगर समझ में आ गया और कोई उनको बतला दिया, जिसको शादी के टर्म में अगुआ कहते हैं कि वो फलाने बाबू के यहां है, उसका लड़का जैसा जैसा आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके घर वो चले जाएंगे। कहते चलो ये तो कोई क्लोज रिलेशन टू रिलेशन बताया तो अलग बात है, कहते किसी भी तरह से किसी भी स्रोत से सूचना मिली, मान लो ट्रेन में कुछ लोग जा रहे हैं, सब अनजान हैं, ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत होने लगी, बातचीत होते होते शादी का बात आया, इन्होंने चर्चा किया कि लड़की की शादी करनी है, सामने वाले ने पूछा कैसा लड़का चाहिए, इन्होंने बताया और उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि फलाने शहर में एक फलाने बाबू हैं, उनका लड़का इस तरह का ही रिक्वायरमेंट रखता है, तो वो उसके घर चले जाएंगे। यानी कि लड़की के पेरेंट्स किसके घर जा सकते हैं, तो कहता है उनका जो अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में कहता है एनी चांस देन यस, कहता है वो किसी के भी घर जाते हैं, वो चले जाएंगे, वहां जाकर के उसको वो तुलना करेंगे, उसको वो देखेंगे, तो उनके बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। तो अगर कहीं भी मान लो एक जगह शादी करनी है, अगर 4 जगह और देख लेते हैं तो बेटर से बेटर मिल जाए, हर पेरेंट्स अपने अनुसार अपना बेस्ट करना चाहता है, तो वो शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहां जाएंगे, किस लड़के वाले के यहां घर जाएंगे, तो कहता है एनी चांस देन यस, कहीं भी उनको एक अच्छा संभावना दिखेगा किसी भी घर में, यहां इस घर में एक अच्छा लड़का उनको अपनी बच्ची के लिए मिल सकता है, तो वो चले जा सकते हैं, कोई ईगो नहीं है, एनी चांस देन यस। अब स्टूडेंट, एक लड़की के पेरेंट्स चले तो जाएंगे किसी के भी घर, जो भी उनका एक फॉर्मेट है, शुरू में एक बेसिक फॉर्मेट होता है कि लड़के का प्रोफेशन ये होना चाहिए, हमारा बजट ये होना चाहिए, हमारा कास्ट ये होना चाहिए, लेकिन जब वो शादी फाइनल करने लगेंगे तो एक एक छोटी बड़ी चीजें वो देखेंगे। मसलन शादी में क्या देखा जाता है, पहले देखा जाता था कुल खानदान वगैरह, अब इसका थोड़ा परिस्थिति कमा है, अभी लड़के का जॉब प्रोफाइल या लड़के का करियर प्रोफाइल ज्यादा देखा जाता है। तो कास्ट वगैरह की तो बात पहले हो गई है, जो भी पेरेंट्स, कुछ लोग आजकल इसको नहीं भी सोचते हैं। फिर लड़के का जॉब प्रोफाइल, हर चीज एक एक छोटी बड़ी चीजें, लड़के का फैमिली कैसा है, फैमिली में कौन है, कैसे हैं, फैमिली का एक दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर है, इन हर चीजों को वो अपने स्तर से जांचेंगे। मान लो सब कुछ पता चल गया, चलो सब ठीक है, कुल खानदान भी ठीक है, प्रॉपर्टी भी ठीक है, वो लड़के का जो प्रोफेशन चाह रहे हैं, डॉक्टर लड़का चाह रहे हैं, लड़का डॉक्टर भी ठीक है, हाइट वगैरह, आजकल फेयरनेस वगैरह भी लड़कों की भी देखी जाती है, सब कुछ सही है, लेकिन पता चलेगा कि लड़का बेंगलोर में रहता है, वहीं डॉक्टर हुआ है, वहीं प्रैक्टिस करता है, तो किसी को भेजेंगे, जाओ उसके बगल में 10 दिन 15 दिन डेरा लेकर रहो, तो देखो कहां आता जाता है, क्या नेचर सिग्नेचर है। तो हर स्तर से वो चीजों को जांच लेना चाहते हैं। अगर कोई भी भूल चूक हुआ तो उनके बच्चे के जीवन का सवाल है। मान लो सब कुछ ठीक है, घर परिवार भी ठीक है, तमाम चीजें जो वो सोच रहे हैं सब कुछ सही है, लड़के को भी वहां किसी को भेज के जांच करा लिया, लड़के का आचार व्यवहार भी अच्छा है, शालीन है, सदाचारी है, सब कुछ सही है, तो फिर भी एक पंडित जी मांगलिक का दोष बता देते हैं और शादियां कैंसिल हो जाती है। मीन्स एनी डाउट देन नो। तो स्टूडेंट, बस ये 2 लाइन हम लोग मैरिज सिस्टम की बात यही रोक देते हैं। हमें बस यहां आपको 2 चीजें समझाना था, क्योंकि हर किसी के घर में शादियां होती है, इस चीज को हर कोई फील कर सकते हैं। तो कहां जाना है, लड़का कहां ढूंढना है, तो एनी चांस देन यस, किसी के भी घर में अगर हम जाकर के लड़का ढूंढ सकते हैं। अगर थोड़ा भी चांस लग रहा है, अब मान लो कि किसी के घर में पता चला बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन पता चला नहीं वो बहुत बड़ा पार्टी है, हो सकता है वो हमारे घर में रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी लोग अपने स्तर से ट्राई करता है, हो ना हो कहीं बात बन जाए, आप बच्चे का पूरा भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब शादी फाइनल करने की बात होगी तो एक एक छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। कोई भी पेरेंट्स अपने स्तर से गलती नहीं करना चाहता है। एनी डाउट देन नो, बस ये 2 लाइन हमें समझ लेना है। सोशल मैरिज के एग्जाम्पल को हम लोग यही ड्रॉप करते हैं और यही दोनों लाइन हमारा फॉर्मूला अप्रोच हो जाएगा कि जब कभी भी हमें पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनानी होगी तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे एनी चांस देन यस, ये हमारा रूल होगा। और जब कभी भी हमें सियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनानी होगी तो हमारा कंसेप्ट क्या होगा, हमारा अप्रोच होगा एनी डाउट देन नो। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन करने का वेन डायग्राम का 3 फॉर्मेट था, ऑल, सम और नो, उसी के बेसिस पर स्टेटमेंट दिया होता है। हम स्टेटमेंट को उस वेन डायग्राम से कनेक्ट करेंगे और इस दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर कंक्लूजन को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको उदाहरण के लिए हम यह एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी, तो कुछ इस तरह की परिस्थिति हुई कि ऑल ए पूरा का पूरा ए क्या है, बी के अंदर में है। फिर क्या कहता है, ऑल बी आर सी, कहता है पूरा का पूरा बी जो है वो क्या है, सी के अंदर में है। फिर कहता है नो सी इज डी, एक सिंबल बना देते हैं कि इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कहता है कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। सिंबल ये क्यों बनाया, क्योंकि ध्यान में रहे कि इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और फिर कहता है सम सी आर ई, कहता है कुछ सी क्या है, ई है। ये हमने डायग्राम बना लिया। ये देखो कोई भी डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, हम बस डायग्राम को स्टेटमेंट के फ्लो में बना लेंगे। आगे चल करके हम लोग डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या अप्रोच हो सकता है बनाने का, उस सब पर चर्चा करेंगे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कि आप पॉसिबिलिटी और सियोरिटी के इस कंसेप्ट को समझिए। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट से एक जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो बना लो। स्टेटमेंट डायग्राम मींस जो फ्लो में कह रहा है आप उस डायग्राम को बना दो। अब क्या कहता है, सम बी आर ई, कहता है कुछ बी जो है वो ई है। अब स्टूडेंट देखो, अभी आपको क्या लग रहा है, आप इसको सीधा बोल देंगे कि नो नहीं है, लेकिन हम ये डायग्राम ऐसे बनाए ना, जरूरी थोड़े है कि हम ई को यहीं रहने दें। अगर मान लो हम ई को थोड़ा बढ़ा के बना लेते, ऐसे बना लेते ई को, तब क्या होता, तब तो फिर आप कहते कि यस सम बी आर ई होगा। फिर हम कहेंगे हम ऐसे क्यों बनाएंगे, हम पहले जिसको बनाए थे वही ठीक था, हम ऐसे ही रहने देंगे। तो फिर अभी लग रहा है कि नहीं होगा। तो देखो हमारा आंसर हम 3 तरीके से सोचेंगे। एक, जब हम 100% श्योर होंगे, गारंटेड होंगे, तब हम सोचेंगे यस। और जब हमको डाउट रहेगा, जैसे अभी डाउट है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम ई का डायग्राम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, कोई डायग्राम फिक्स नहीं होता है। डायग्राम बस ये सोचने के लिए होता है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे मे और मे नॉट बी। और एक क्लियर होता है कि आप समझ जाते हो नो, कहता है यस या नो। जब आप बिल्कुल श्योर रहो, ये फर्म है, तभी कहना। अदरवाइज जब भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप मे और मे नॉट बी, डाउटफुल सिचुएशन में रहो, मे और मे नॉट बी में रहो। अभी मैरिज सिस्टम का एग्जाम्पल दे रहा था। एक और एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ था कि हमारे गांव में कुछ लड़के वाले एक लड़की को देखने आए हुए थे। तो जब देखा सुनी हो गया, खाना पीना हो गया, तो फिर लड़की वालों ने पूछा कि बताइए कब डेट्स, क्या कैसे होगा, आगे की क्या बात होगी। तो लड़के का जो बड़ा भाई था उसने कहा नहीं, आपके घर में हमको अपने भाई का शादी नहीं करना है। तो बोला क्यों नहीं करना है, तो बोला कि इसलिए कि आपकी लड़की का आंख बड़ा छोटा है। लड़की के भाई ने सुना, वो पिस्टल निकाला और शूट कर दिया। रियल घटना बता रहा हूँ, स्पॉट डेथ हो गई थी। तो अब बताओ, वो खाना बाना खा ही लिया था, वो आराम से घर बोल देता कि ठीक है आगे जाते हैं, और मम्मी से बात करके फिर दूरभाष पर बाकी चीजें कही जाएगी। तो यानी डिप्लोमेटिक रह जाता, मे और मे नॉट बी में रह जाता, तो उसकी जान तो नहीं जाती। तो यहां जान की खतरा नहीं है, लेकिन एक मार्क्स का खतरा तो है। तो जब कभी भी आप श्योर नहीं होंगे, डायग्राम कंफ्यूज रहेगा कि यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, तो उसको मे और मे नॉट बी कैटेगरी में रखेंगे। तो स्टूडेंट, पहले स्टेटमेंट का कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि ई का डायग्राम हम यहां भी बना सकते हैं और ई का डायग्राम हम यहां से भी बना सकते हैं। कह चुके कहीं से भी मना नहीं कर रहा है कि बी और ई, स्टेटमेंट जो मना नहीं कर रहा है वो आप सब कुछ कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि हम स्टेटमेंट का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हमारा कंक्लूजन होगा मे और मे नॉट बी। तो मे और मे नॉट बी होगा तो क्या होगा, फिर कहता है ये केस किसका है, कहता है श्योरिटी का। तो रूल कहता है एनी डाउट देन नो, तो कहता है मे और मे नॉट बी। मे नॉट बी मतलब डाउट है ना, अब श्योर नहीं ना है कि होगा, कहता है नहीं मे नॉट बी, डाउट तो है। तो कहता है श्योरिटी का रूल कहता है एनी डाउट देन नो, रिजेक्ट इट।
फिर दूसरा देखो, अगर इसी में कहता है तो अगर ये मान लो इज ए पॉसिबिलिटी लगा देते, तब ध्यान दो, अगर इसी पहले कंक्लूजन में हम अगर ये लिखते कि सम, इसी स्टेटमेंट के लिए हम लिखते कि सम बी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या होता, ये सही होता। हम क्या बोलते, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का है। पॉसिबिलिटी का रूल क्या कहता है, पॉसिबिलिटी का रूल कहता है एनी चांस देन यस, तो मे बी हो तो सकता है, मे नॉट भी है, लेकिन अगर मान लो 100 में 1% भी चांस है, रत्ती भर भी चांस है होने का, तो पॉसिबिलिटी है तो यस कर लेंगे। बस इतना ही अंतर है स्टूडेंट, श्योरिटी और पॉसिबिलिटी में। आप हमेशा, लोग क्या करता है, यस और नो में आंसर खोजने की कोशिश करता है, ये गलती ना करें। हम बिल्कुल श्योर रहेंगे तो हम यस करेंगे, हम बिल्कुल श्योर रहेंगे तो नो भी करेंगे, लेकिन जहां कहीं भी डाउटफुल सिचुएशन होगा हम मे और मे नॉट बी का कंक्लूजन लेंगे। जैसे हम ई को यहां से भी बना सकते हैं, तो अभी नो है, बढ़ा के बनाते तो यस हो जाता, तो हम हो गया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों परिस्थिति हो सकती है, तो हम इसको मे और मे नॉट बी के कंक्लूजन में ले जाएंगे। और मे और मे नॉट बी वाले के साथ क्या झंझट है कि अगर श्योरिटी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है तो वो सही हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके कुछ एग्जाम्पल, 5-10 एग्जाम्पल होते होते आप चीजों को ग्रैब कर लेंगे, आप चीजों को समझ लेंगे। जैसे स्टूडेंट दूसरा कहता है सम ए आर डी, कहता है कुछ ए डी है, कहता है देखो ये पक्का है पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, पूरा का पूरा बी सी के अंदर है। जैसे मान लो कि ए जो है वो बिहार है, और बी जो है वो इंडिया है, और सी जो है वो एशिया है, तो यानी कि पूरा का पूरा बिहार भी एशिया के अंदर है। और ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। तो जब एशिया ही ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है तो बिहार ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कैसे हो सकता है। जब सी ही रिस्ट्रिक्टेड है बी से डी से रिलेशन के लिए, तो ए का रिलेशन उससे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो नो ए इज डी 100% श्योर, 100% यहां पर कॉन्फिडेंट है। कोई डाउट है, कहता है श्योरिटी का क्वेश्चन है, रूल कहता है एनी डाउट कैन नो, कहता है कोई डाउट है, कहता है कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब सी का ही रिलेशन डी से नहीं होगा तो ए का कहां से होगा, तो ये सही हो गया। कहता है एनी डाउट कैन नो, तो कहता है नहीं कोई डाउट नहीं। अगला कहता है सम डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो फिर वही बात हो गई, जब सी का ही संबंध डी से नहीं हो सकता तो बी का संबंध कैसे होगा, कोई चांस नहीं। कहता है नो, नो एनी चांस, बिल्कुल नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर रत्ती भर भी चांस रहता, 1% भी चांस रहता, 0.1% भी चांस रहता, तो रूल्स इसका कहता है एनी चांस देन यस, कहता है लेकिन यहां तो फुली रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, जब सी ही डी से रिलेशन नहीं रखेगा तो उसके अंदर, जब डी के लिए सी रिस्ट्रिक्टेड है तो वो बी के पास कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो कहता है क्या कि नो, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सीधा होगा कि नो बी इज डी, बी का कोई भी संबंध डी से नहीं होगा। फिर अगला कहता है सम ई आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, कहता है क्या कुछ ई डी होने की संभावना है। अब कहता है देखो सी को डी से दिक्कत है, तो ई का कुछ हिस्सा सी के अंदर भी है, कुछ हिस्सा सी के बाहर भी है। तो जो हिस्सा सी के अंदर है वो तो डी नहीं हो सकता, लेकिन जो हिस्सा सी के बाहर है उसका डी से रिलेशन हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि यही डायग्राम होगा, लेकिन हम चाहें तो डी को यहां भी बना सकते हैं। ये कोई भी फिगर फिक्स नहीं होता, फिगर सोचने के लिए होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम डी को किसी भी परिस्थिति में सी से टच नहीं करा सकते हैं, लेकिन सी के बाहर हम कहीं पर भी रख भी सकते हैं। तो हम यहां भी बना सकते हैं, या पहले जैसे यहां बना हुआ था वहां भी रख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, रूल कहता है एनी चांस देन यस, तो हम इसको सही कर देंगे। यही अगर श्योरिटी का केस रहता तो हम इसको रिजेक्ट कर देते। तो बस स्टूडेंट इस दो लाइन को दिमाग में सेट करना है। पहले तो ये दिमाग में सेट करना है कि आंसर 2 नहीं 3 होता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और मे और मे नॉट भी हो सकता है। तो एक ये दिमाग में सेट करना है, और दूसरा एनी चांस देन यस, एनी डाउट देन नो, ये 2 लाइन को सेट करना है। कुछ हम लोग और भी लेते हैं कंक्लूजन्स, इसी स्टेटमेंट पर हम लोग कुछ कंक्लूजन्स लेते हैं। इसके एक बार फिर इस स्टेटमेंट का फंडामेंटल हम लोग डायग्राम ले लेते हैं, और इसी स्टेटमेंट पे कुछ कंक्लूजन्स हम लोग और लेते हैं। हमारा क्या था इसके बाद कि नो सी इज डी, तो एक डी हम लोगों ने बना लिया, और फिर एक था
कि सम सी आर ई, जो एक स्टैंडर्ड डायग्राम था। पहले जो स्टेटमेंट कहे वो बिल्कुल फ्लो में बनाना चाहिए। मान लो इसी में अगर आपके पास कंक्लूजन्स हो जाए कि सम बी आर ए, ऑल ए आर सी, सम डी आर ई, सम डी आर ई is a possibility। तो स्टूडेंट क्या है, डायग्राम हमारा बना हुआ है, कहता है सम बी आर ए। तो देखो ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, ए का सारा गुण बी में है। तो ए ऑल का तो कन्वर्जन हम पढ़े थे ना, नेचुरल कन्वर्जन सम होता है। अगर सारा ए बी होगा तो कम से कम कुछ बी तो ए होगा ही। तो ऑल का हमेशा जब रिवर्स में डायग्राम लाएंगे तो सम होता है, तो 100% श्योर, नो एनी डाउट। अगर ए का सारा गुण बी में है तो कम से कम बी का कुछ गुण तो ए में गारंटेड होगा। तो कहता है श्योरिटी का केस है, तो रूल कहता है एनी डाउट देन नो, कहते हैं नो, नो एनी डाउट। तो क्या हो गया, सही हो गया। कहता है ऑल ए आर सी। अब देखो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, पूरा ए बी के अंदर, पूरा बी सी के अंदर, तो ए भी तो सी के अंदर हो ही गया ना। पूरा पटना बिहार है, पूरा बिहार इंडिया है, तो पूरा पटना भी तो इंडिया के अंदर है। तो यह भी 100% श्योर। ऐसे भी जब सिर्फ ऑल का केस हो तो अंदर से बाहर हमेशा सही होता है, तो ये भी सही है। कहता है सम डी आर ई, क्या कहता है, कुछ डी क्या है, ई है। अब देखो फिर से वही बात कि डी को दिक्कत सी से है, सी के बाहर डी को दिक्कत नहीं है, तो डी यहां भी बन सकता है। तो अभी लग रहा है ई के साथ नो का रिलेशन, हम चाहें तो डी को यहां से हटा करके यहां भी बना सकते हैं, तो फिर हो जाएगा, हो भी सकता है। तो कंक्लूजन होगा मे और मे नॉट बी। तो 3 नंबर में यह श्योरिटी का केस है, तो रूल कहता है एनी डाउट देन नो। लेकिन 4 नंबर में यही पॉसिबिलिटी का केस है, तो रूल कहता है एनी चांस देन यस। तो आप इसको दिमाग में सेट करेंगे। 1-2 और एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग इसको ठीक करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, हम वेन डायग्राम के साथ इसको लेते हैं। कहता है सम ए आर बी, इस तरह से फिगर लेते हैं, सम ए आर बी। फिर कहता है ऑल बी आर सी, फिर हमने लिया ऑल बी आर सी। फिर कहता है ऑल सी आर डी, फिर लिया ऑल सी आर डी। फिर कहता है नो डी इज ई, एक रिलेशन बना लो, नो डी इज ई, एक सिंबल दे दिया कि इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब कंक्लूजन देखो, पहला कहता है सम ए आर सी। तो स्टूडेंट देखो कुछ ए बी है और सारा का सारा बी सी है, तो कम से कम जो ए बी है वो तो गारंटेड सी के अंदर है, और भी बाहर का भी हो सकता है, लेकिन इतनी की तो गारंटी है। तो कहता है ये तो 100% यस है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। और श्योरिटी का केस है, तो कहता है एनी डाउट देन नो, कहते हैं नो डाउट की कोई बात नहीं, क्योंकि कम से कम जो ए बी के अंदर है वो तो गारंटेड सी के अंदर होगा, तो 100% श्योर, नो एनी डाउट। अगला क्या कहता है, नो ए इज ई। कहता है ए यहां, ई यहां, अभी लग रहा है नो ए इज ई सही है, अलग है। लेकिन स्टूडेंट ई को दिक्कत है डी से, ए से नहीं। हम चाहें तो ई को यहां भी बना सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ई को, ई का डायग्राम यही सही होगा, लेकिन अगर 10 तरह से आप डायग्राम बनाइए, 50 तरह से एक डायग्राम बनाइए, तो अगर हम ई को यहां भी बना दें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि डी का रिलेशन ई के साथ नहीं होगा, यानी ए और ई का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, 3 कंक्लूजन हम लोगों ने सोचा था, या तो यस का, या तो मे और मे नॉट बी का, या तो नो का। तो ये क्या होगा, यह मे और मे नॉट बी का कंक्लूजन होगा कि हो भी सकता है ए और ए के बीच का रिलेशन। अगर यहां बना देंगे ई को तो हो जाएगा, अभी लग रहा है नहीं होगा, तो देखेंगे फिर कंक्लूजन क्या है। तो कहता है कंक्लूजन श्योरिटी है। श्योरिटी का रूल क्या कहता है, एनी डाउट देन नो। तो कहता है मे और मे नॉट बी, नॉट बी तो डाउट है ना, कहते हैं देन रिजेक्ट। फिर अगला कहता है सम ए आर डी, कुछ ए डी होगा। तो कहता है फिर वही बात, कुछ ए बी है और सारा का सारा बी डी के अंदर में है। अब बी सी के अंदर में, सी डी के अंदर में, तो बी भी तो डी के अंदर में हुआ, तो कम से कम ए का हिस्सा जो बी के अंदर है वो तो गारंटेड डी के साथ होगा, तो 100% श्योर। तो श्योरिटी का केस है, तो कहता है एनी डाउट, कहता है नो एनी डाउट। फिर लास्ट कहता है
ऑल ई आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ई आर मतलब ई को आप यहां से हटाओ और क्या हम ई को यहां बना सकते हैं? कहता है स्टूडेंट ऑल ई आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। हम थोड़ी देर के लिए समझो तो ई को हम डी के अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन ए का हिस्सा जो डी के बाहर है वहां हम चाहें तो ई को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो अगर इसका 50 डायग्राम बनेगा तो एक डायग्राम तो ये भी बन सकता है कि डी से ई का संबंध नहीं होगा, लेकिन डी के बाहर तो हम कहीं भी ई को रख सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। तो कहता है कैसा क्वेश्चन है? श्योरिटी या पॉसिबिलिटी? आंसर तो होगा मे और मे नॉट भी बना भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी बना सकते हैं। कहता है पॉसिबिलिटी, कहता है एनी चांस देन यस। बस ये दिमाग में रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको रत्ती भर भी लगता है हो सकता है, आपको 100 में 99% लगता है नहीं होगा, 99.99% लगता है नहीं होगा, लेकिन अगर 0.01% भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आप यस कीजिए। और अगर श्योरिटी का क्वेश्चन बना रहे हैं तो अगर आपको रत्ती भर भी शक हो जाए ना कि गलत हो सकता है तो नो करिए। बस इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको सिलोजिज्म में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई। बस हमने स्टेटमेंट के फ्लो में डायग्राम को बना लिया। अब कंक्लूजन क्या कहता है? सम ए आर सी। तो देखो अभी हमें लग रहा है कि ए और सी अलग अलग है, लेकिन अगर स्टूडेंट ए को थोड़ा और बनाते तो सी से इसका रिलेशन हो जाता। तो हम कहेंगे मे और मे नॉट बी, ए का सी से रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर हम देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन श्योरिटी है, तो श्योरिटी का रूल कहता है एनी डाउट देन नो। तो मे और मे नॉट बी, तो नॉट बी मतलब डाउट है ना, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। बस आप क्या करो कि आप ये समझ लो कि हमारा कंक्लूजन क्या है, पॉसिबिलिटी बेस्ड है या श्योरिटी बेस्ड है। पॉसिबिलिटी बेस्ड रहे तो आपको रत्ती भर भी संभावना लगे कि हो सकता है तो आप उसको सही कर दो, और श्योरिटी बेस्ड रहे तो उल्टा सोचो, रत्ती भर भी डाउट हो कि गलत हो सकता है तो नो कर दो। यहां पॉसिबिलिटी में यस के साथ सोचते हैं और श्योरिटी में निगेटिव से सोचते हैं कि थोड़ा भी डाउट है तो आप उसको नो करो। अगर इतना सिर्फ दिमाग में बैठ गया तो फिर चीजें बहुत आसान है। फिर बस आप एग्जांपल्स देखिए और धीरे धीरे वैरायटी वाइज इसके अप्रोच को समझते जाइए। जैसे दूसरा कंक्लूजन है नो ए इज टी। अब स्टूडेंट अभी तो लग रहा है बिल्कुल ए और डी का कोई रिलेशन नहीं है, नो ही होगा, लेकिन अगर मान लो कि चूंकि बी और ई के बीच तो कोई इस प्रकार की तो बात नहीं है कि नहीं रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, हम अलग अलग बनाए हैं, हम चाहते थे इसको क्रॉस करके भी एक दूसरे से बनवा सकते थे, चूंकि नो का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर बढ़ा करके बनाते तो ए और डी का रिलेशन हो सकता था। जैसे हम इस तरह का डायग्राम ले लेते कि ऑल ए आर बी, फिर कहता है सम बी आर सी, तो हम इस तरह से ले लेते सम बी आर सी, फिर कहता है सम सी आर, तो रिलेशन किसका था? ए और डी का। तो कहता है कि फिर क्या सम सी आर डी, तो हम क्या करते डी का इस तरह का बना देते कि सम सी आर डी। तो कहने का बनाने का बनाया जा सकता है ऑल डी आर ई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही डायग्राम परफेक्ट होगा, ये स्टैंडर्ड डायग्राम भी नहीं है। स्टैंडर्ड डायग्राम वही होता है जो फ्लो के साथ बनता है, लेकिन स्टेटमेंट जिस चीज के लिए मना नहीं करे वो डायग्राम आप सोच सकते हो। आपको अपने माइंड से सोचना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ये डायग्राम भी बना दें तो इसको काटा नहीं जा सकता है, कोई लॉजिक नहीं है काटने का। तो कहता है क्या कि फिर बात हो गई कि यहां तो हो सकता है यहां नहीं हो सकता है, तो मे और मे नॉट भी। तो कहता है फिर कंक्लूजन क्या है? तो कहता है श्योरिटी है। तो कहता है श्योरिटी है तो रूल कहता है एनी डाउट देन नो। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि नहीं ही होगा, ठीक है ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम 100% श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं। अगला है स्टूडेंट सम ए आर ई इज ए पॉसिबिलिटी। तो ए यहां है, ई यहां है, अभी तो बिल्कुल लग रहा है नहीं होगा, लेकिन ई को अगर हम पूरा बढ़ा के बना दें तो क्या हो जाएगा? ए को ये क्रॉस कर ही सकता है, तो फिर बोलेंगे मे और मे नॉट बी। तो पॉसिबिलिटी है तो एनी चांस देन यस। फिर कहता है ऑल बी आर डी। तो अब देखो बी यहां पर है, डी यहां पर है, तो कहता है क्या कि ऑल बी आर डी। तो अगर स्टूडेंट हम सारे के सारे बी को डी में डालेंगे तो बस ये देख लेना है कि चूंकि सम बी आर सी कंट्राडिक्ट तो नहीं करेगा, तो अगर बी के डी के अंदर भी सारा बी रहेगा
तो सम बी आर सी हम बना सकते हैं, तो हम इसमें भी कहेंगे मे और मे नॉट बी, तो लेकिन ये सियोरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। तो स्टूडेंट हम लोग एक आध और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट स्टेटमेंट में सारा केस ऑल का है, तो जब सारा केस ऑल का हो तो डायग्राम भी बहुत आसान होता है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी एंड ऑल डी आर ई। जब स्टूडेंट सारा केस ऑल का हो तो कंक्लूजन भी बहुत ही आसान है। जब कभी भी अंदर से बाहर का केस हो तो ऑल होगा, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर डी, ऑल ए आर डी, ऑल सी आर ई, कुछ भी अगर हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो ऑल होगा, और अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सम होगा। सम ई आर ए, सम डी आर ए, सम सी आर ए, सम बी आर ए, सम ई आर डी, सम ई आर सी, सम डी आर बी, कुछ भी बाहर से अंदर सम। कंक्लूजन निकालते हैं। पहला है ऑल बी आर ई, बस दिमाग रखना, ऑल है तो अंदर से बाहर सही होगा, बाहर से अंदर ऑल नहीं हो सकता, और सम है तो बाहर से अंदर सही होगा, अंदर से बाहर सम नहीं हो सकता। तो कहता है ऑल बी आर ई, तो बाहर से अंदर से बाहर, तो बिल्कुल ऑल होगा, करेक्ट, 100% श्योर। फिर कहता है ऑल ई आर सी, कहते नहीं बाहर से अंदर ऑल कभी नहीं हो सकता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ऑल हम तभी सही करेंगे जब अंदर से बाहर हम जा रहे हों। फिर कहता है सम डी आर ए, कहता है यस बाहर से अंदर सम होता है, बिल्कुल सही होगा ये। फिर कहता है सम ए आर ई, कहता नहीं अंदर से बाहर ऑल होगा, अंदर से बाहर तो सम हो ही नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो जब सारा केस ऑल का हो तो आप सिंपली लॉजिक दिमाग में रख सकते हैं कि नहीं अंदर से बाहर ऑल होता है, बाहर से अंदर सम होता है। सिर्फ इतने मात्र के लॉजिक से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट। कहता है स्टेटमेंट सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। कंक्लूजन है सम ए आर डी। अब स्टूडेंट ए और डी के बीच का संबंध, तो ए और डी के बीच का संबंध अभी लग रहा है नहीं होगा, लेकिन अगर हम डी को यहां के जगह थोड़ा इधर करके बना लें तो होगा, तो मे और मे नॉट बी का कंक्लूजन होगा। तो सियोरिटी का केस है मे और मे नॉट बी, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। फिर है नो ए इज डी, फिर उतनी ही बात, अभी लग रहा है नो ए इज डी है, लेकिन डी को थोड़ा इधर करके बना लेंगे तो हो जाएगा, तो फिर मे और मे नॉट बी, फिर सियोरिटी का केस है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अब स्टूडेंट दो ही बात हो सकती है ना, या तो कुछ ए डी होगा या तो कोई ए डी नहीं होगा। आइदर सम ए और ए आर डी और नो ए इज डी, दोनों गलत कैसे हो सकता है? दो में से कोई ना कोई तो एक सही होगा ही। तो स्टूडेंट ये केस आइदर और का केस कहलाता है कि दोनों गलत नहीं हो सकता, या तो रिलेशन होगा या तो नहीं होगा। हम दोनों बात को कैसे नकार सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2। आइदर और का कंसेप्ट क्या है? तो कहता है कंपैरिजन का जो सबसे पहला चैप्टर था कोडेड इनइक्वालिटी, वहां भी आइदर और का केस था। सेम वहीं की तरह यहां भी अप्रोच होगा आपका कि कैसे पहचानेंगे कि आइदर और का केस है। तो कहता है बोथ कैरेक्टर्स ऑफ एनी टू कंक्लूजन्स आर सेम। आइदर और तभी हो सकता है जब किसी दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम हो। बोथ कैरेक्टर्स ऑफ एनी टू कंक्लूजन्स आर सेम। तो कहता है सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? तो बोथ कैरेक्टर्स ऑफ एनी टू कंक्लूजन्स आर सेम। जैसे एडी एडी, दोनों कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम है। कहता है फिर दोनों ही केस सियोरिटी का होना चाहिए। कहता है पॉसिबिलिटी का नहीं होना चाहिए। इधर और हम लोग पॉसिबिलिटी के साथ नहीं कहते हैं, दोनों ही केस सियोरिटी का होना चाहिए। तो है फिर कहता है डाउटफुल सिचुएशन होना चाहिए। क्या कहता है? डाउटफुल सिचुएशन होना चाहिए। तो कहता है डाउटफुल सिचुएशन क्या होता है? तो कहता है जिसको आप तीन कंक्लूजन आप लेते हो यस तो वो तो क्लियर है, नो वो भी क्लियर है, लेकिन जो बीच वाला आप लेते हो मे और मे नॉट बी, तो वो क्या है? वो डाउटफुल ही तो है, वो तो कंफर्म नहीं रहता है।
तो कहता है जो मे और मे नॉट बी का सिचुएशन है वो डाउटफुल सिचुएशन है, कहता है तब एक कंक्लूजन में सम लगा हुआ रहे और दूसरे में नो लगा हुआ रहे, तो ये आइदर और का केस होता है। तो एक दिमाग में फ्रेम कर लेंगे कि आइदर और का केस तभी होगा जब दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम होगा, दोनों श्योरिटी का केस होगा, डाउटफुल सिचुएशन होगा, ए और डी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है कुछ ए डी और कोई ए डी नहीं होगा, इसकी भी संभावना है। तो और एक में सम लगा रहेगा और एक में नो लगा रहेगा, तो ये आइदर और का केस होगा। ऑल के साथ कभी भी आइदर और का केस नहीं होता है, तो ये चीज आप दिमाग में रख लेंगे। हालांकि बिल्कुल ये कोडेड इनइक्वालिटी के कंसेप्ट से मिलता है, बस वहां दो केस होता था, यहां सिंगल केस होता है। तो कोडेड इनइक्वालिटी भी कंपैरिजन का एक चैप्टर था, वो कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज था। हम लोग लार्जर, स्मॉलर और इक्वल टू करते थे, और ये कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग ऑल, सम और नो करते हैं। एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम इसमें लेते हैं। स्टूडेंट जैसे ये एग्जांपल है, कहता है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर ई। एक नॉर्मल डायग्राम बन गया। पहला कहता है नो ए इज डी, नो ए इज ई इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बेस्ड है कंक्लूजन। तो कहता है ए यहां ई यहां, प्रथम दृष्टया तो आपको लगता है नहीं है, फिर वही बात होगा अगर डी को हम इस एंगल से बनाते, ई को डी के साथ और थोड़ा बड़ा बनाते तो ए से रिलेशन हो भी जाता। तो मे और मे नॉट बी, तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो एनी चांस देन यस। अगला है सम ए आर डी, तो अभी ए और डी में लग रहा है रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ए वाले को थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे तो ए का रिलेशन डी से हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी, तो श्योरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। अगला है ऑल ए आर सी, तो ऑल ए आर सी पॉसिबिलिटीज में अगर रहता तो हम सोच भी सकते थे मे और मे नॉट बी का ही केस होगा, ए का सी के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। अगर हम चाहें तो ए को बी के साथ सम रखते हुए अंदर में इस तरह के केस से बना सकते हैं, तो मे और मे नॉट बी, तो श्योरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। अगेन नो ए इज डी, ए और डी का भी हम लोगों ने तुरंत सोचा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे तो ए का डी के साथ रिलेशन हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी, तो ये भी रिजेक्ट होगा। तो स्टूडेंट हमारा आंसर 1 होता, लेकिन कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 4, इस दोनों कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर एडी सेम है। यह एक बार फिर से हमें प्रश्न में खींच कर लाता है कि हो ना हो ये कहीं आइदर और का केस हो। तो दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम है, क्या दोनों श्योरिटी का केस है? तो कहता है हाँ दोनों श्योरिटी का केस है। कहता है क्या डाउटफुल सिचुएशन है, मतलब ए और डी के बीच मे और मे नॉट बी का सिचुएशन है? तो कहता है बिल्कुल है, मे और मे नॉट बी का ही कंक्लूजन है दोनों के बीच में। फिर कहता है क्या एक में सम और दूसरे में नो लगा है? तो कहता है हाँ लगा है। तो कहता है फिर ये आइदर और का केस है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड आइदर 2 और 4। तो स्टूडेंट पूरे सिलोजिज्म के क्वेश्चन में सिर्फ आप दो चीजों पर ध्यान रखो कि अगर श्योरिटी का कंक्लूजन है तो हम एनी डाउट तो नो के साथ जाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है तो हम एनी चांस देन यस के साथ जाएंगे। तो हम कंक्लूजन के स्ट्रेंथ के बेसिस पर, उसके नेचर के बेसिस पर सोचेंगे, और जब हम लोग कंक्लूड कुछ भी फिगर को लेकर के सोचेंगे तो यस और नो को जितना महत्व देंगे मे और मे नॉट बी को उतना ही महत्व देंगे। डायरेक्ट यस और नो खोजने में गलतियां होती है। और जो इस चैप्टर में कई तरह का जो भ्रांति है उसका देखो मेजर कारण क्या है। 2011-12 से पहले पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, सिर्फ श्योरिटी का क्वेश्चन पूछा जाता था। तो श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मार्केट में कई तरह के फॉर्मूला हैं, जैसे परसेंटेज बेस्ड मेथड है, जैसे कई बुक्स में आप देखोगे AIE कंसेप्ट पर एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, कुछ लोग इसको डायगोनल कंसेप्ट से बनाते हैं। तो श्योरिटी में स्टूडेंट वो सब फॉर्मूला है, श्योरिटी एक सीक्वेंस है, तो वहां पर वो सारा फॉर्मूला लगता है। लेकिन क्या हुआ कि जब 2011-12 के बाद मार्केट में पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रसार हुआ ज्यादा पूछने लगा और लोग उसी फॉर्मूले को यहां पर एग्जीक्यूट करने लगे। इसका एक कारण मूल ये है कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, बस वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ही दिखता है, एकेडमीज का वो पार्ट नहीं है। तो इसके कोई विशेषज्ञ उस तरह के नहीं। आप देखोगे रीजनिंग में सीधा ऑल नो से आप शुरू करते हो, सिलोजिज्म में आप सिलोजिज्म क्या है यह जानने की समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सिलोजिज्म कंपैरिजन है, कंपैरिजन में क्या है तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपैरिजन है। आप सीधा शुरू करते हो कि ये क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से हम बनाएंगे।
तो मतलब सिलोजिज्म को बनाने का जो एक जनरल ट्रेंड था, उस ट्रेंड को लोग एक दूसरे से कॉपी करते हैं, अपने सीनियर से कॉपी करते हैं और धीरे धीरे ये चीजें फैल गई। अब एक छोटा सा लॉजिक समझो, आपको हम कहेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आपको फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1/2। आपको बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, आपको फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1। आपको बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, तो आपको पता है n स्क्वायर। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि सम ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स, तो हैव यू एनी फॉर्मूला? नो। व्हाई? बिकॉज की इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स या नेचुरल नंबर्स सीक्वेंस में है, उनके बीच का गैप इक्वल है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इवन नंबर 2 4 6 8 10, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, लेकिन प्राइम नंबर 2 2 के बाद 3 1 का गैप, फिर 5 2 का गैप, फिर 7 2 का गैप, फिर 11 4 का गैप, फिर 13 2 का गैप, फिर 17 4 का गैप, फिर 19 2 का गैप, फिर 23 4 का गैप, फिर 29 6 का गैप। तो क्या है? कोई सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस नहीं है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मार्केट में जितने भी कंसेप्ट हैं वो लोग क्या करते हैं कि 100% ऑल मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। 0% नो मानते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। अब वो 50% सम को मान लेते हैं, लेकिन ये आपको समझना होगा सम 50% नहीं है, और गलती होने का आंसर सबसे बड़ा कारण यही है। 0% से कुछ भी जो ज्यादा है, 0.1% है, तो वो भी सम है। अगर 100% से कुछ भी कम है, 99.99% है, तो वह भी सम है। लेकिन क्या होते हैं कि बहुत फॉर्मूला वाले लोग 50% पर सम को कंक्लूड कर लेते हैं, और यही गलती का कारण है। खैर, हमें मार्केट के रूल से कोई डिस्कस नहीं करना, हम बस दो चीज को समझेंगे, ये सब फॉर्मूला से मतलब ही नहीं है। हमें अगर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनानी होगी तो हम एनी चांस देन यस करेंगे, हमें अगर सियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनानी होगी हम एनी डाउट देन नो करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि हम सिलोजिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको हम बतला दें। सिलोजिज्म के तमाम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, बेसिक्स लेवल से लेकर के तमाम जो इसके बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एमबीए एंट्रेंस के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस सब के सॉल्यूशंस के साथ हम इसका पार्ट 2 सिलोजिज्म पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। इसमें हमने कम एग्जांपल्स लिया है और सिर्फ आपको थ्योरी समझाने की कोशिश की है। उसमें हम उस तमाम प्रश्न को आपको बतलाएंगे जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसके आंसर को लेकर के मार्केट कंफ्यूज रहता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको तकलीफ देता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियो में उसको भी शामिल कर लेंगे। एक बात और, कंपैरिजन यूनिट का एक और चैप्टर हमने बतलाया है, कोडेड इनइक्वालिटी, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर इस चैप्टर से पहले आप उसको देख लेंगे तो इस चैप्टर में आपको सहूलियत होगी। उस चैप्टर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं सिलोजिज्म के पार्ट 2 में तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।